हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th और 12th के हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और एक एक एग्ज़ाम्स हमारा हो चुका है, बाकी एग्ज़ाम्स अभी हमारे होने बाकी हैं। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, घर पे स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन स्टडी करने से पहले हमें एक चीज़ का ये विशेष तौर पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि केवल बुकिश नॉलेज जो हम क्लास घर पे तैयारी कर रहे हैं या जो हम स्कूल में पढ़ के आए हैं, सिर्फ उससे हमारा काम नहीं चलने वाला। बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्ट्रैटेजी मीन्स कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, हमारा एग्ज़ाम किस पैटर्न पे है, किस बेस पे है, उस पर क्वेश्चंस कैसे हैं, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, हमारा जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और टाइम हमारे पास कम होता है। तो हम कभी कभी क्या होता है कि टाइम कम होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस हम छोड़ के चले जाते हैं। तो वो कम समय में 3 घंटे का समय है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो 3 घंटे में कैसे हम अपने पूरे एग्ज़ाम्स को, पूरे पेपर को हम वापस सॉल्व करके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज हम क्लास 10th के इंग्लिश का एक हमारा सैम्पल पेपर है जो हमारे CBSE बोर्ड ने दिया है। इस सैम्पल पेपर को हम डिस्कस करेंगे। एज इट इज़ जो सैम्पल पेपर, ये सैम्पल पेपर दे रखा है, बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर भी सेम इसी पैटर्न पे आने वाला है। तो इसीलिए हमें पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा हमें इनकन्वीनियंस फील ना हो, हमें किसी भी तरीके की असुविधा फील ना हो, ताकि हम जैसे हमने एग्ज़ाम को देखा और हम डर जाते हैं कि एक बड़ा सा पेपर है, कई पन्नों में तो पेपर आता है, तो उसको देखते ही हम डर जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होता है और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं यानी कि 80 नंबर का ये पेपर होता है। 20 नंबर आपके इंटरनल होते हैं जो आपके स्कूल से दिए जाते हैं। पूरा पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा आपका, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग एंड लिटरेचर। 3 पार्ट में आपका ये पूरा पेपर डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट आपका रीडिंग का पार्ट होता है, रीडिंग स्किल, जो आपका 20 नंबर का रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। रीडिंग स्किल में आपको क्या दे रखा है कि आपको कुछ पैराग्राफ दे रखे होंगे। इस तरह का जो पैराग्राफ है यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं, इस तरह के पैराग्राफ आपको दे रखे होंगे और इन क्या करना है आपको, इन पैराग्राफ्स के आंसर, इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में से फाइंड करने हैं। अब हमें ऐसा नहीं करना है, जैसे पहले ऐसा हो जाता था कि हमने देखा कि भैया हमारा कोई मान लो कीवर्ड मिल गया, कोई कीवर्ड मिल गया और उसी तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा और उसी तरह का आंसर हम वहाँ पर लिख के आ गए। अब क्वेश्चन की पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा बदला है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर आपको रिटन में भी कोई आंसर ले रहा है, वो हर तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहा है, वो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन को पूछेगा। तो इस चीज़ को हमें समझना जरूरी है, उसके पैटर्न को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में हमें क्या करना है, एक जो सही हमारा आंसर होगा वो हमें यहाँ पर टिक करना है। जैसे मान लो हमारा इसका ये आंसर सही है तो हम इसका क्या करेंगे, सी राइट आंसर है और उसके बाद में हम यहाँ पर उसका जो आंसर है वो लिख कर आ जाएंगे। रिकॉग्नाइज द चैलेंजेस ऑफ स्टडिंग पोएट्री बट ऑल्सो एक्नॉलेज्ड द रिवॉर्ड्स इट ऑफर्स। इस तरह से हम वहाँ पर लिख के आ जाते हैं। फिर क्या है, 8-10 क्वेश्चन लगभग हमारे इस तरह के दे रखे होते हैं, इनके आंसर्स हमें ऊपर से फाइंड करने होते हैं। दूसरा भी यही हमारा इस तरह का होता है, एक पैराग्राफ दे रखा होता है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ डेटा दे रखा होता है हमारे पास। जैसे ये हमारा डेटा दे रखा है, इस तरह का कुछ डेटा दे रखा होता है। इस डेटा को हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, क्वेश्चंस को करेंगे। फिर हमारे यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ हमारे इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के हमारे कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस को क्या करना है, ऊपर हमारा जो डेटा दे रखा है, कुछ तो हमारा पैराग्राफ भी ये दे रखा है, उसके बाद हमारा ये डेटा दे रखा है, इस डेटा में से ही हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड करने होते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा 10 यानी कि 2 पैराग्राफ होते हैं, तो 20 मार्क्स में ये हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में फिर अगला पार्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा राइटिंग का पार्ट। अब एक बात समझिए भैया, सेक्शन बी में 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो राइटिंग स्किल और एक ग्रामर। जनरली स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ग्रामर और राइटिंग एक ही चीज़ है, मतलब राइटिंग जो है वो ग्रामर में ही आती है, लेकिन इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रामर और जो राइटिंग का सेक्शन है वो क्या है, वो अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही चीज़ नहीं है।
अब जैसे हमारा ये ग्रामर का सेक्शन है, तो ग्रामर के सेक्शन में देखो हमारा क्या दे रखा है, इस तरह के हमारे क्वेश्चन पूछे। अब हर तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो हर तरह के क्वेश्चन, अब एग्जामिनर ने क्या किया, एक नंबर में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया भैया, उसने क्या किया कि आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ब फिल करनी है कि इसमें करेक्ट वर्ब क्या होगी, करेक्ट वर्ब जो है ब्रैकेट में इसमें फिल करना होता है। उसके बाद क्या कर रहा है एग्जामिनर, आपको एरर करेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एरर करेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसने इस तरह का सेंटेंस दे दिया, अब इस सेंटेंस में क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि एरर क्या है और एरर क्या है, फिर उसके बाद में जो करेक्शन होगा वो आपको इस वाले कॉलम में लिखना है। तो जैसे मैंने कहा भाई इसमें मस्ट एरर है, तो मैंने यहाँ पर एरर में लिख दूंगा मस्ट। उसके बाद में यहाँ पर करेक्शन क्या होगा, करेक्शन हो जाएगा इसका विल, ये विल हो जाएगा, यानी कि मस्ट की जगह यहाँ पर विल आ जाएगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो एग्जामिनर एक तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि ऊपर देखो गैप फिलिंग से पूछ लिया, नीचे एरर करेक्शन पूछ लिया, फिर अगला वाला उसने चेंज ही कर दिया। क्या कर दिया भैया, सीधे उसने रिपोर्टेड स्पीच से यानी कि नैरेशन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उसने सीधे नैरेशन से पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन मिल जाए और एक ही फॉर्मेट में आपको मिले, अलग अलग आपको गैप फिलिंग में भी मिल सकते हैं, आपको एरर करेक्शन में भी मिल सकते हैं और आपको राइटिंग के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। हो सकता है आपसे उनसे पूछ लिया जाए कि इनका आंसर आपको लिखना होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको करने पड़ जाएंगे। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे ग्रामर में 10-12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिनमें से 10 मैक्सिमम आपको करने होते हैं। उसके बाद आता है हमारा राइटिंग का पार्ट। अब ये सेक्शन बी का ही सेकेंड पार्ट है राइटिंग। अब राइटिंग में आपको क्या करना होता है, राइटिंग में आपको लेटर राइटिंग करना है। दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप ये वाला कर लीजिए या फिर आप ये वाला कर लीजिए, 4 का ए 4 का बी, दोनों में से कोई सा कर लीजिए। तो ये आपका क्या है, ये राइटिंग का पार्ट है। अब राइटिंग में क्या है, आपको लेटर लिखना है अपने एरिया के एमएलए को। लेटर राइटिंग में ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि फॉर्मेट, भैया इसका फॉर्मेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई सिंपल सी बात ये समझिए कि किसी भी एग्ज़ाम्स का, कोई भी आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं या क्वेश्चन लिख रहे हैं या किसी की बॉडी का लुक है, तो उसका जो लुक है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी तो आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे। अगर आपका लुक ही अच्छा नहीं है तो डेफिनेट बात है आप बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो पहली चीज़ उसका जो लुक है, यानी कि उसका जो फॉर्मेट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भैया पहले रिसीवर एड्रेस आना है, फिर डेट आनी है, फिर सेंडर एड्रेस आना है, या फिर पहले सेंडर एड्रेस आना है, फिर डेट आनी है, फिर रिसीवर एड्रेस आना है, क्या आना है। फिर उसके बाद हमारे कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स रहते हैं, डियर सर, डियर मैम, इस तरह से। फिर आपका जो मेन बॉडी रहती है उसकी, वो आपके यहाँ पर आनी है। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे और लेटर को आपको थैंक यू कहकर आप उसको बंद कर देंगे। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, तो फॉर्मेट समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है उसकी जो बॉडी है, मेन बॉडी। लेटर की मेन बॉडी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब मेन बॉडी का मतलब कि आपने कंटेंट क्या लिखा है। भैया फॉर्मेट तो हमने देख लिया, लेकिन एग्जामिनर ये भी तो जानना चाह रहा है कि आपने कंटेंट क्या लिखा है, तो उसके मार्क्स आपको देने हैं। तो ये सारी चीज़ें लेटर राइटिंग करते समय या राइटिंग का जो भी हम काम कर रहे हैं वो करते समय इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो मेन चीज़ हमारा फॉर्मेट और दूसरा हमारा क्या रहता है उसका कंटेंट, यानी कि उसका जो बॉडी है, मेन बॉडी है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर क्या है, इस तरह के आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, कुछ डेटा आपको इस तरह से दे रखा होता है ऐसा, या तो आपको इस फॉर्मेट में डेटा दे रखा है, हो सकता है आपको ग्राफिकल फॉर्म में आपको ऐसा डेटा दे दे, इस तरह से डेटा दे दे, ग्राफिकल फॉर्म में दे दे डेटा आपको, या हो सकता है कि आपको इस तरह से पाई चार्ट में डेटा दे दे। तो वो आपको डेटा इस फॉर्म में, पाई चार्ट में वो आपको इस तरह से डेटा दे सकते हैं कि एक पाई चार्ट बना लिया, इसमें उन्होंने कुछ डेटा दे दिया। अब आपको क्या करना है, इस पाई चार्ट को एनालाइज करना है, पूरे डेटा जो भी दे रखा है, और फिर क्या करना होता है, एक आपको पैराग्राफ लिखना होता है लगभग 120 वर्ड्स में। पूरा एनालाइज करने के बाद में 120 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ दे रखा होता है। मे भी हो सकता है कुछ इस तरह की हिंट्स आपको दे रखी हो कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इस यहाँ से ऐसे एंड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हमारा जो आ जाता है अगला पार्ट जो हमारा रहेगा, ये उसी का पार्ट है। सेक्शन डी की बात करेंगे, मतलब सेक्शन सी उसी का है, लिटरेचर का हमारी बात करेंगे। यानी कि सेक्शन डी में हमारा क्या आने वाला है, लिटरेचर आने वाला, मतलब थर्ड पार्ट आने वाला है ये। तो सेक्शन सी में क्या है, आपका लिटरेचर रहेगा। और लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
कुछ शॉर्ट्स मिलेंगे, कुछ वेरी शॉर्ट्स मिलेंगे, कुछ जो है वो आपको लॉन्ग देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के नेचर को समझना, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को नेचर को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम क्या देखते हैं कि पिछले लास्ट ईयर का अगर हम एग्ज़ाम पेपर उठा के देखें तो हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमें देखने को मिल रहे हैं, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है, उस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जा रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अलग तरीके ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर को एनालाइज किया है, उसको समझा है, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे फॉर्मेट में मिल जाएंगे, देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अब जैसे ये आप देखेंगे, ये पूरा पैराग्राफ आपको है, पैराग्राफिकल फॉर्म में मिल जाएंगे, ट्रू फॉल्स में मिलेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है। ये सीधे चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से है। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी आपने देखा होगा कि मिसिस पंपरे जो होती है, उनका डॉग होता है और वो बहुत ज़्यादा अपने डॉग से प्यार करती हैं। तो वहाँ से उस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है कि द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इज़ अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो, एक्सप्लेन। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में कहीं नहीं मिलेगा, हो सकता है आपने कभी किया भी ना हो। लेकिन अब क्या पूछना चाह रहा है, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आपसे रिलेट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, आपकी पीडी से। क्योंकि जब हम पीडी पढ़ते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, सेइंग नो इज़ एन आर्ट, यानी कि ना कहना भी क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। भाई हम हमेशा हर किसी के लिए तैयार नहीं रह सकते, हर किसी के लिए हम हर काम कर नहीं सकते। कभी ना कभी तो हमें ना कहना पड़ता है। भाई हो सकता है हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हो, लेकिन हम सामने वाले को ना कह पा रहे हो, तो इसलिए कैसे सामने वाले को मना करना है और सामने वाले को बुरा भी ना, तो ये भी क्या है, एक आर्ट है। तो सीधे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्या करना है, 40 से 50 वर्ड्स में दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन ये क्या है। अब एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है, एग्जामिनर जानना चाह रहा है आपका जो एनालिटिकल पावर है, आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो एग्जामिनर इस क्वेश्चन के जरिए जानना चाह रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, हाउ डज एजुकेशन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन भोलीज लाइफ। अब भोली की लाइफ हमने पढ़ी है, भोली कैसी लड़की थी, तो उसकी लाइफ हमने पढ़ी है। तो उसकी लाइफ में एजुकेशन ने कैसा ट्रांसफॉर्मेटिव जो रोल है वो प्ले किया था। इनका आंसर वही है, 40-50 वर्ड्स में हमको करना होता है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन इवोल्यूशन ऑफ द अप्रोच ऑफ द मदर्स बोथ द बेबी सीगल एंड अमांडा। अब हमने देखा कि चैप्टर में जब हमने पढ़ा था, बुक में हमने पढ़ा था, तो 2 चैप्टर थे हमारा, एक तो बेबी सीगल यानी कि फर्स्ट क्लास से था, दूसरा हमारा क्या था, अमांडा था। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि टूवर्ड्स हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन, मतलब बेबी सीगल की जो माँ है वो भी अपने बच्चे की हेल्प करती हैं, उड़ने में हेल्प करती हैं, और अमांडा जो है एक अपने सपनों में खोने वाली लड़की होती है, वो भी क्या करती हैं, अपने बच्चे की हेल्प करती हैं। लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। बेबी सीगल की जो माँ है वो अलग तरीके से उसकी हेल्प करती हैं। क्या कहना चाह रहा है कि भैया दोनों माओं का क्या करना है, आपको अप्रोच बताना है कि अपने अपने बच्चों को लेकर उनका अप्रोच क्या है, किस तरह का उनका लाइफ अप्रोच रहा है। राइट दिस प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूडिंग योर इनसाइट्स इन अबाउट 120 वर्ड्स कंपेयरिंग द अप्रोचेस ऑफ द बोथ मदर्स। दोनों माओं का क्या अप्रोच रहा है, दोनों बच्चों का। अब हम देखो दोनों के कंपेयर हमें करनी होगी। बेबी सीगल में हमने क्या पढ़ा और अमांडा में हमने क्या पढ़ा। हमने बेबी सीगल में पढ़ा, तो फर्स्ट फ्लैग में हम जैसे पढ़ते हैं कि बेबी सीगल होता है, उड़ नहीं पाता है, कोशिश करता है, लेकिन डर की वजह से पीछे वापस आ जाता है। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो उसको बहुत ज़्यादा इनक्रेज करती है, तरह तरह के जो नुस्खे हैं वो अपनाती है उसको उड़ाने के लिए, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हम देखते हैं भाई अमांडा में, हम देखते हैं कि अमांडा सपनों की दुनिया में खोने वाली लड़की है, लेकिन उसकी जो माँ है वो उसको डांटती रहती है, फटकारती रहती है, वो कहती है ये मत करो वो मत करो। तो 2 तरह की माँ का हम अप्रोच देख रहे हैं। एक तरह की माँ क्या कह रही है कि भैया ऐसा काम करो, और दूसरी माँ कह रही है कि ऐसा काम मत करो। दोनों के अप्रोच को, लेकिन दोनों ही अपने बच्चे का कहीं ना कहीं भला चाह रहे हैं। तो दोनों के अप्रोच को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, और लगभग 100 to 120 वर्ड्स में इसका आंसर हमको करना रहता है।
इसका जैसे कुछ हिंट्स दे रखे होते हैं, आप इस तरह के देख सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। बस हमें समस्या ये आ जाती है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया तो फिर हम बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से और एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके आंसर्स हम लिख पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी, और एग्ज़ाम्स में आप अच्छा करके आइए। क्वेश्चन के अप्रोच को समझिए, पेपर के अप्रोच को समझिए, एग्ज़ाम सेंटर क्या चाह रहा है, जानना क्या चाह रहा है, आपके माइंडसेट से क्या निकलवाना चाह रहा है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जानना चाह रहा है, वो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जानना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें जानना चाह रहा है। तो तैयारी के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।